आज की कहानी का शीर्षक है हाइगन्स। 14 अप्रैल 1629 को नीदरलैंड्स के हेग शहर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर विज्ञान की दुनिया में अमर हो गया। उसका नाम था क्रिस्टियान हाइगन्स। उस समय यूरोप में विज्ञान का नया युग शुरू हो रहा था। लोग प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत सी बातें अभी भी रहस्य थीं। समय को सटीक मापना कठिन था, ग्रहों की गति पूरी तरह समझ में नहीं आती थी और प्रकाश की वास्तविक प्रकृति पर भी वैज्ञानिकों में मतभेद थे। ऐसे समय में हाइगन्स का जन्म हुआ। उनके पिता कॉन्स्टेंटाइन हाइगन्स एक प्रसिद्ध कवि, संगीतकार और राजनयिक थे। वे केवल साहित्यकार ही नहीं थे, बल्कि विज्ञान और दर्शन में भी गहरी रुचि रखते थे। उनके घर में उस समय के बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक आया करते थे। यही वातावरण छोटे क्रिस्टियान के लिए सबसे बड़ा विद्यालय बन गया। बचपन से ही वे दूसरे बच्चों से अलग थे। जहां बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं हाइगन्स लकड़ी और धातु के छोटे छोटे मॉडल बनाते, गणित की समस्याएं हल करते और आकाश में चमकते तारों को घंटों निहारते रहते। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके पिता ने उन्हें उस समय के श्रेष्ठ शिक्षकों से पढ़ाना शुरू किया। हाइगन्स ने बचपन में ही लैटिन, ग्रीक, गणित, संगीत और दर्शन का अध्ययन कर लिया, लेकिन उनका सबसे प्रिय विषय था गणित। वे मानते थे कि प्रकृति की हर घटना के पीछे कोई न कोई गणितीय नियम छिपा होता है। यही सोच आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने लीडेन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने गणित और कानून दोनों की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन हमेशा विज्ञान में ही लगा रहता था। बाद में उन्होंने ऑरेंज कॉलेज में भी अध्ययन किया और वहां उनकी रुचि ज्यामिति तथा खगोल विज्ञान की ओर और अधिक बढ़ गई। इसी दौरान उन्होंने महान वैज्ञानिक रेने डेस्कार्टेस के विचारों का भी अध्ययन किया। डेस्कार्टेस का तर्क था कि संसार को गणित और तर्क के माध्यम से समझा जा सकता है। यह विचार हाइगन्स के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था, प्रकृति के नियमों को गणित की भाषा में समझना। युवा हाइगन्स ने शीघ्र ही गणित की कठिन समस्याओं पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने वृत्त, वक्र रेखाओं और गति से जुड़े अनेक प्रश्नों के समाधान खोजे। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि यूरोप के वैज्ञानिक उनके कार्यों की चर्चा करने लगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी रुचि थी आकाश। उस समय दूरबीनें बहुत साधारण थीं। ग्रहों को साफ देख पाना आसान नहीं था। हाइगन्स ने सोचा कि यदि दूरबीन के लेंस बेहतर बनाए जाएं, तो ब्रह्मांड के और भी रहस्य सामने आ सकते हैं। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर स्वयं लेंस घिसने और दूरबीन बनाने का कार्य शुरू किया। ये काम बेहद कठिन था। एक छोटी सी गलती पूरे लेंस को बेकार बना देती थी, लेकिन हाइगन्स हार मानने वालों में से नहीं थे। दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने उस समय की सबसे उत्कृष्ट दूरबीनों में से एक तैयार की। अब वे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से ग्रहों को देख सकते थे। जब उन्होंने शनि ग्रह का अध्ययन किया, तो उन्हें महसूस हुआ कि उसमें कुछ ऐसा है जिसे उस समय के वैज्ञानिक सही ढंग से नहीं समझ पाए थे। कुछ लोग उसे कानों वाला ग्रह कहते थे, तो कुछ उसकी आकृति को विचित्र बताते थे। हाइगन्स ने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को अवश्य सुलझाएंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि यही खोज उन्हें विश्वभर में प्रसिद्ध बना देगी। लेकिन इससे पहले उनके सामने एक और चुनौती आने वाली थी, समय को सही मापने की समस्या। उस युग में घड़ियां बिल्कुल सटीक नहीं थीं। समुद्री यात्राओं में समय की थोड़ी सी गलती भी जहाज़ों को सैकड़ों किलोमीटर भटका देती थी। हाइगन्स ने इस समस्या को अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य बना लिया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या कोई ऐसी घड़ी बनाई जा सकती है जो पहले से कहीं अधिक सटीक हो। यही प्रश्न आगे चलकर दुनिया की पहली अत्यंत सटीक पेंडुलम घड़ी के आविष्कार का कारण बना। हाइगन्स ने सोचा, यदि समय को अधिक सटीक बनाया जा सके, तो पूरी दुनिया की यात्राएं बदल सकती हैं। उन्होंने कई वर्षों तक घड़ियों का अध्ययन किया। फिर उनकी नज़र पेंडुलम पर गई। उन्होंने देखा कि यदि पेंडुलम को एक निश्चित लंबाई पर झुलाया जाए, तो उसका दोलन लगभग समान समय में होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर वर्ष 1656 में उन्होंने दुनिया की पहली अत्यधिक सटीक पेंडुलम घड़ी का निर्माण किया। यह आविष्कार विज्ञान और तकनीक के इतिहास में एक क्रांति था। अब समय पहले की तुलना में कहीं अधिक सटीक मापा जा सकता था। वेधशालाओं, वैज्ञानिक प्रयोगों और समुद्री यात्राओं में इस घड़ी ने नई विश्वसनीयता प्रदान की। हालांकि समुद्र में जहाज़ों की लगातार हिलने डुलने की वजह से पेंडुलम घड़ी पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, लेकिन भूमि पर यह कई दशकों तक सबसे सटीक घड़ी बनी रही। लेकिन हाइगन्स यहीं नहीं रुके। उनकी दूसरी सबसे बड़ी रुचि थी आकाश।
उन्होंने अपने भाई कॉन्स्टेंटाइन के साथ मिलकर पहले से भी बेहतर दूरबीनें बनाई। उस समय लेंस बनाना अत्यंत कठिन काम था। एक छोटी सी खरोंच पूरी दूरबीन की गुणवत्ता खराब कर सकती थी। दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने उत्कृष्ट लेंस तैयार किए और अपनी दूरबीन से शनि ग्रह का अध्ययन शुरू किया। उस समय वैज्ञानिक शनि की आकृति को लेकर उलझन में थे। महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने भी शनि को देखा था, लेकिन उनकी दूरबीन इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वे उसके चारों ओर मौजूद छल्लों को समझ पाते। कभी शनि 3 भागों वाला दिखाई देता, कभी उसके कान गायब हो जाते। यह एक रहस्य था। हाइगन्स ने कई महीनों तक लगातार अवलोकन किया। आखिरकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शनि के चारों ओर एक पतला, चपटा और ग्रह से अलग छल्ला है। यह उस समय की सबसे बड़ी खगोलीय खोजों में से एक थी। उनकी यह व्याख्या बिल्कुल सही निकली। आज हम जानते हैं कि शनि के चारों ओर बर्फ और चट्टानों से बने विशाल छल्ले हैं। लेकिन हाइगन्स की सबसे रोमांचक खोज अभी बाकी थी। 25 मार्च 1655 की रात वे अपनी दूरबीन से शनि का अध्ययन कर रहे थे। तभी उन्हें शनि के पास एक छोटा चमकीला बिंदु दिखाई दिया। उन्होंने कई दिनों तक उसका निरीक्षण किया। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि यह कोई तारा नहीं, बल्कि शनि की परिक्रमा करने वाला एक नया चंद्रमा है। इस प्रकार उन्होंने टाइटन की खोज की। आज टाइटन सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक माना जाता है और वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके घने वायुमंडल और सतह पर तरल मीथेन की झीलें पाई गई हैं। हाइगन्स की यह खोज उन्हें विश्वभर में प्रसिद्ध बना चुकी थी। उनके शोधपत्र यूरोप की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में पढ़े जाने लगे। राजाओं और विद्वानों ने उनका सम्मान किया। फ्रांस के राजा लुई 14वें ने भी उन्हें पेरिस बुलाया, जहां वे नवस्थापित फ्रांसीसी विज्ञान अकादमी के प्रमुख वैज्ञानिकों में शामिल हुए। पेरिस में उन्हें दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के साथ काम करने का अवसर मिला। यहीं रहते हुए उन्होंने गणित, यांत्रिकी और भौतिकी पर कई महत्वपूर्ण शोध किए। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न लगातार घूम रहा था। प्रकाश वास्तव में है क्या? क्या प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है, या वह किसी तरंग की तरह फैलता है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हाइगन्स ने वर्षों तक अध्ययन किया। उनकी यह खोज आगे चलकर विज्ञान की दिशा बदलने वाली थी। हाइगन्स ने वर्षों तक प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन पानी, कांच या किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करते ही उसकी दिशा बदल जाती है। इसे आज हम अपवर्तन कहते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि प्रकाश कभी कभी मुड़ता और फैलता हुआ भी प्रतीत होता है। इन सभी घटनाओं को समझने के बाद उन्होंने एक नया विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, प्रकाश छोटे छोटे कण नहीं, बल्कि तरंगों के रूप में चलता है। यह उस समय के लिए एक अत्यंत साहसिक विचार था। वर्ष 1690 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ट्रेट द लुमियर प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है, तो वह पानी में उठने वाली लहरों की तरह चारों ओर फैलता है। उन्होंने ये भी समझाया कि प्रकाश का प्रत्येक बिंदु स्वयं नई नई छोटी तरंगों का स्रोत बन जाता है। आज इसे हाइगन्स सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत आधुनिक भौतिकी की नींव में शामिल है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में हर नया विचार तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता। उसी समय इंग्लैंड में एक और महान वैज्ञानिक थे, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों कॉर्पस्कल्स से बना है। उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि अधिकांश वैज्ञानिकों ने उनके विचारों को सही मान लिया। दूसरी ओर हाइगन्स तरंग सिद्धांत का समर्थन कर रहे थे। इस प्रकार विज्ञान में दो अलग अलग विचारधाराएं सामने आ गईं। एक तरफ न्यूटन का कण सिद्धांत पार्टिकल थियरी और दूसरी ओर हाइगन्स का तरंग सिद्धांत वेव थियरी। उस समय अधिकांश लोगों ने न्यूटन का साथ दिया। हाइगन्स का सिद्धांत कई वर्षों तक पीछे छूट गया, लेकिन हाइगन्स ने कभी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे जानते थे कि विज्ञान में अंतिम निर्णय किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि प्रयोगों और प्रमाणों से होता है। उन्होंने अपना शोध जारी रखा। उन्होंने केवल प्रकाश पर ही नहीं, बल्कि गणित, यांत्रिकी और गति के नियमों पर भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने सेंट्रिपेटल फोर्स के बारे में ऐसे गणितीय सूत्र विकसित किए, जिनका उपयोग बाद में न्यूटन ने भी ग्रहों की गति को समझाने में किया। उन्होंने पेंडुलम की गति का गहराई से अध्ययन किया और बताया कि उसकी गति किन गणितीय नियमों का पालन करती है। उनका हर शोध एक ही बात साबित करता था, प्रकृति गणित की भाषा बोलती है। इसी दौरान वे फ्रांस की रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज में काम करते रहे। यहाँ उन्हें यूरोप के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श करने का अवसर मिला।
हालांकि लगातार कठिन परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर भी उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। कई बार बीमारी की अवस्था में भी वे गणितीय समीकरण लिखते रहते थे। उनका विश्वास था कि सच्चा वैज्ञानिक वह है जो सत्य की खोज कभी नहीं छोड़ता। समय बीतता गया। फिर लगभग 100 वर्ष बाद 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वैज्ञानिक थॉमस यंग ने प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग किया। इस प्रयोग ने पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाया कि प्रकाश वास्तव में तरंग जैसा व्यवहार करता है। इसके बाद ऑगस्टिन फ्रेनेल ने भी अनेक प्रयोग किए और हाइगन्स के सिद्धांत को और मजबूत बनाया। अब पूरी दुनिया को ये स्वीकार करना पड़ा कि हाइगन्स अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। आज आधुनिक ऑप्टिक्स, लेजर तकनीक, फाइबर ऑप्टिक्स और कई वैज्ञानिक उपकरणों की नींव में हाइगन्स के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब हाइगन्स अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पहुंच चुके थे। लगातार शोध, लेखन और वैज्ञानिक कार्यों के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उन्हें कई बार गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने विज्ञान का साथ नहीं छोड़ा। जब भी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होती, वे फिर से अपनी पुस्तकों, गणितीय समीकरणों और वैज्ञानिक प्रयोगों में लग जाते। उनका मानना था कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। इसी दौरान उन्होंने गणित, यांत्रिकी और खगोल विज्ञान पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में हॉरोलॉजियम ऑसिलेटरायम, पेंडुलम की गति और घड़ियों पर और ट्रेड द ला लूमियर, प्रकाश पर शामिल हैं। इन पुस्तकों ने आने वाले वैज्ञानिकों के लिए नई दिशा तय की। हाइगन्स केवल प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वे एक असाधारण गणितज्ञ भी थे। वे हर सिद्धांत को गणित के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करते थे। यही कारण था कि उनके शोध आज भी वैज्ञानिक साहित्य में अत्यंत सम्मान के साथ पढ़े जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हाइगन्स ने एक और रोचक विषय पर विचार किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कॉस्मोडियोरोस। इस पुस्तक में उन्होंने यह विचार रखा कि ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही जीवन होना आवश्यक नहीं है। संभव है कि दूसरे ग्रहों पर भी किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो। 17वीं शताब्दी में ऐसा विचार रखना अत्यंत साहसिक था। आज जब वैज्ञानिक मंगल ग्रह, यूरोपा, एनसेलाइस और दूर स्थित एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन की खोज कर रहे हैं, तब ये समझ आता है कि हाइगन्स की कल्पना कितनी दूरदर्शी थी। 8 जुलाई 1695 को 66 वर्ष की आयु में नीदरलैंड्स के हेग शहर में क्रिस्टियान हाइगन्स का निधन हो गया।